नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है और इस दौरान कई उद्योगपतियों से वो मुलाकात करेंगे और उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चा होगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री समेत कई नेताओं से भी वो मुलाकात करेंगे और जाहिर है इन्वेस्टर समिट को कामयाब बनाने के लिए ये दिल्ली दौरा काफी अहम है। निवेशक कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड में निवेश करें, उनका भरोसा कैसे कायम किया जाए, इसको लेकर भी वो कई उद्योगपतियों से यहां पे मुलाकात करेंगे, कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये 3 दिवसीय दिल्ली दौरा। और पीयूष दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, मुख्यमंत्री का 3 दिन का दिल्ली दौरा है, क्या कुछ खास रहने वाला है इन 3 दिनों में? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और थोड़ी देर पहले ही वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। हालांकि वो अभी फिलहाल उत्तराखंड सदन में मौजूद नहीं है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दिल्ली दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, खासतौर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की बात करें, उनसे मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में इस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए तमाम बैठकें भी आयोजित की गई थी और कहीं न कहीं तमाम लोगों से सुझाव भी इसके लिए लिया गया था, खासतौर पर अधिकारियों की अगर हम बात करें या केंद्रीय मंत्रियों की बात करें। और इसी कड़ी में काफी महत्वपूर्ण दौरा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का माना जा रहा है। इसके साथ ही हम बात करें तो जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उनसे भी मुलाकात हो सकती है और उत्तराखंड के राजनीतिक विषयों पर भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चर्चा कर सकते हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व से भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज है वो कहीं न कहीं कई उद्योगपतियों से भी इस दौरान दिल्ली में पुष्कर सिंह धामी जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री का ये 3 दिवसीय दौरा है, इस दौरान कई उद्योगपतियों और कई मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे। तो इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में बड़े उद्योगपतियों और कई लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट की तैयारी को लेकर शुरुआत हो चुकी है। नीतिगत आधार और मार्गदर्शन उपलब्ध कराए जाने के लिए गठित मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की पहली बैठक देहरादून में आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने, रोजगार को बढ़ावा देने और राज्य की आर्थिकी में वृद्धि के लिए आगे की कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए और क्या बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं, इसके लिए औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों से सुझाव लिए गए। अब तक इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उद्योगपतियों से बात की जा रही है। पिछले दिनों में उत्तराखंड में निवेश करने के लिए अधिकांश काफ़ी बड़े बड़े उद्योग समूह के लोगों ने, निवेशकों ने अपनी इच्छा भी बताई है और हम लोगों को अपनी जो लैंड से संबंधित उनकी रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के बारे में भी उद्योग डिपार्टमेंट को बताया है। तो उस संबंध में चूँकि राज्य ने काफ़ी सारे काम किए हैं इस दौरान, उद्योग में हम उद्योगों के निवेश के अनुकूल जो पॉलिसी लेकर आए हैं और एमएसएमई से लेकर दीर्घकालिक, अल्पकालिक और मध्यकालिक जो है हमने बहुत सारी निर्णय लिए हैं, बहुत सारी नई नीतियों को प्रस्तावित किया है। तो उन सभी से सभी को अवगत कराना है। हाइड्रो के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को भी धरातल पर हमने पूरी व्यवहारिकता के आधार पर उतारने का काम इस दौरान हुआ है और एक बड़ा लैंड बैंक भी यहाँ पर बनाया है। और उत्तराखंड में मानसून सीजन में भारी नुकसान हुआ है। कई जगह लैंडस्लाइड से सड़कें और मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं भारी बारिश से खेती को भी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और केंद्र की भी टीम उत्तराखंड के दौरे पे आई है और वो भी इसका आकलन कर रही है। सीएम ने यह भी कहा कि मानसून सीजन खत्म होने के बाद पहला काम रहेगा कि सभी जगह पे कनेक्टिविटी को दुरुस्त किया जाए और इसके साथ साथ जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको राहत प्रदान की जाए। मानसून के कारण से काफ़ी नुकसान राज्य के अंदर हुआ है। सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, भवनों को नुकसान हुआ है, कृषि की जो हमारी फसलें हैं उनको भी नुकसान हुआ है
तो उन सभी के लिए चूँकि एक आकलन कर रहे हैं, एनडीएमए की टीम भी यहाँ आई है, तो हमारा प्रयास है कि ये मानसून समाप्त हो और मानसून के समाप्त होते ही सबसे पहले तो जो कनेक्टिविटी है, रोड हैं, सड़क हैं, पुल हैं, उन सभी को सामान्य करें, तो उसके लिए भी जो है बातें। और सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं, ये हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा विकास के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है और इसके कारण से हमारे अनेकों कार्य आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 90% केंद्र इसमें वहन करता है, 10% राज्य को करना पड़ता है, तो उनकी प्रगति तेजी से होनी चाहिए। और जो योजना के प्रस्ताव हैं, उन योजनाओं के प्रस्ताव भी मार्च के महीने में जैसे ही राज्य वर्ष का अंतिम दिन होता है, उस दिन के बाद नए साल के पहले दिन से ही उसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो ये सभी विभागों में हमने की है, आय व्यय के संबंध में भी करी है, राजस्व प्राप्ति के संबंध में भी करी है, सशक्त उत्तराखंड के संबंध में भी ये बैठकें हम प्रति माह करते हैं। तो इसी में जो है आज केंद्र सहायता जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, उनकी भी समीक्षा की है और सभी विभागों ने अपनी समीक्षा में बहुत सारे जो उनके लिए जो समस्याएं थी या कहीं पर रुकावट आ रही है, तो एक दूसरे के सभी विभागों को कहा है कि आपस में समन्वय करके उनका समाधान करें। और दून विश्वविद्यालय में सहकार भारती द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हो गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। और धन सिंह रावत ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गंगा के तटों से जुड़े तमाम गाँव में जैविक खेती के जरिए विकास करना है, जिनकी जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं। हाल फिलहाल में ऐसी कई जगहें चिन्हित की गई हैं और सहकारिता मंत्रालय गंगा के तटों से जुड़े हुए सभी गांवों को गांव में इस योजना के तहत विकास के कार्य करेगा। इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यह है कि जो गंगा के किनारे जितने भी हमारे गांव हैं, उन गांव में जो बंजर ज़मीन है वहाँ पे हम जैविक खेती करें और उसको कोऑपरेटिव मॉडल पे करें और इसका लोकल से लेके और वोकल तक एक बड़ा ब्रांड बनाया। तो इस पे पूरे राज्य में जो है हम लोग अभी प्रथम चरण में हम एक जिले में एक गाँव को चयन कर रहे हैं और बाद में यह है कि जब पूरा सिस्टम बन जाएगा तो पूरे गंगा के किनारे सारे गाँव को हम एक सहकार भारती का जो कार्यक्रम है मूल रूप से सहकारिता से जुड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ एक समाज निर्माण के लिए, व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण का जो उनका संकल्प है उसको लेके वो चले हैं। और इसीलिए इसमें स्कूल के बच्चों का, स्पेशली जो टीनेजर्स बच्चे हैं, उनकी बहुत सहभागिता इसमें दिखाई दे रही है। पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे यहाँ आए और 3 दिन तक ये दून विश्वविद्यालय के परिसर में एक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें पेंटिंग, पोस्टर, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पे हैं। इस दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो कोई ना कोई सौगात प्रदेश की जनता के लिए लेकर आते हैं। उन्होंने कहा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं और उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होनी है, उसको लेकर यह दौरा काफी अहम है। वहीं मुख्यमंत्री कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, कई उद्योगपतियों से भी मिलेंगे और कोशिश है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तराखंड में आ सके। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो प्रदेश के लिए कुछ सौगात लेके आते हैं और ये दौरा भी जिस प्रकार से हमारा जो प्रदेश का प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट समिट का है उसको लेकर के भी बात हो सकती है और अन्य जो प्रदेश में हमारी आपदा से ग्रस्त प्रदेश है, आपदाएं जो आई हैं उसके संदर्भ में भी बातें हो सकती हैं। अन्य मंत्रीगणों से विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में मुलाकात कर सकते हैं निश्चित रूप। और मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक सितंबर महीने में होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में उत्तराखंड समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री 17 एजेंडों पर मंथन करेंगे, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में चारों राज्यों के 2-2 मंत्री और केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यह बैठक टिहरी जिले के नरेंद्र नगर के एक निजी होटल में प्रस्तावित है। उत्तराखंड राज्य में मध्य क्षेत्र परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये बैठक अपने देश के यशस्वी
गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में प्रस्तावित है और संभवतः सितंबर माह में होगी। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में पहुंचने वाले हैं और उत्तराखंड राज्य इस बैठक का आयोजन कर रहा है और अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए इस बैठक की तैयारी के लिए। इस बैठक में जो आपदा से नुकसान हुआ है, इस बैठक में जो विद्यालयों और शिक्षा पद्धति को कैसे हम और अधिक अच्छा सुधार करें, उनके लिए क्या हमको विशेष योजनाएं तैयार करनी है। इसी तरीके से जो हमारा चमोली जिले के थराली में गुरुवार 17 अगस्त देर रात को बादल फटने का मामला सामने आया। बादल फटने की वजह से असोल घाटी में परमाणमती नदी में जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था, जिस कारण पिंडर नदी भी उफान पर आ गई। बादल फटने के बाद 2 घरों में मलबा भी घुस आया और वहीं नदी के उफान पर आने से लोगों में काफी दहशत है। इसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम भी अलर्ट हो गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने को कहा। और देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रामझूला पुल पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से मुनिकीरेती क्षेत्र में रामझूला पुल की नींव के निकट एक दरार आ गई है और माना यह जा रहा है कि गंगा के उफान पर आने की वजह से यह दरार आई है। सुरक्षा की दृष्टि से एसडीएम के निर्देश पर रामझूला पुल पर पर्यटकों की आवाजाही रोक दी गई है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर पर्यटकों को रामझूला पुल पर जाने से रोक दिया है। और विकासनगर विधानसभा के जाखन गांव में भूस्खलन से 10 मकान और 7 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई, साथ ही कुछ पशुओं को भी हानि पहुंची है, जिसके बाद जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने गांव खाली करा दिया है, ग्रामीणों को दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया है और पहाड़ी से हुए भूस्खलन के कारण सड़क, मकान, खेत, गौशालाएं और स्कूल जिन्हें काफी नुकसान पहुंचा था। पे है क्या कारण रहे होंगे और किस तरह से अब रिहेबिलिटेशन करना है, इस पर पूरी चर्चा हो रही है। हम जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाएं कर दें, उस पर कोशिश है। दिखवाते हैं अभी, जैसे क्योंकि ये तो पूरे 10 मकान पूरे ही चले गए हैं और आगे भी अभी असेस करना पड़ेगा कि कितना डैमेज और हो सकता है भविष्य में, तो उसके हिसाब से हम आगे तो बढ़ जाएंगे। अभी तो हमने राशन, रहने का इंतज़ाम और बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं यहाँ पे, और भी जो रिक्वायरमेंट होगी गाँव वालों की तरफ से या हमें लगे हम जरूर करते हैं। आज इसको जो देख रहे हैं ये बुरी स्थिति का है और यहाँ की स्थिति को देख करके इधर उधर भी डर लग रहा है। डर रहे हैं कि अगर ऐसी आपदा आए तो सारे जो आस पड़ोस के गांव हैं वो सारे दब जाएंगे और सारे लोग मर जाएंगे। सारे लोग रात को भागे, बच्चों लेके बिस्तर छोड़ के सब भागे जब ये गिरा। तो आप कहाँ मौजूद थे उस समय? हम यहीं थे, गांव में थे, खुले में। हाँ, आपने देखा ये पूरा मामला? हाँ जी, हमारे सामने हुआ ही, हम यहीं पास में ही हैं। फिर रात को लोग भागे यहाँ से। और देहरादून नगर निगम बोर्ड की बैठक में दाखिल खारिज शुल्क में संशोधन कर दिया गया है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। संपत्ति के दाखिल खारिज के लिए अब लोगों को आधा शुल्क देना होगा। ये संशोधन पार्षदों की मांग पर बोर्ड बैठक में किया गया है। इससे पहले फरवरी में बोर्ड बैठक में शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन शुल्क ज्यादा बढ़ाए जाने के कारण लगातार शिकायतें आ रही थी और फरवरी में बोर्ड बैठक में दाखिल खारिज शुल्क में स्टाम्प ड्यूटी के शुल्क के आधार पर बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद लगातार निगम में फैसले का विरोध किया जा रहा था और पार्षदों ने मांग उठाई थी कि राजधानी में दाखिल खारिज शुल्क में कटौती की जानी चाहिए। देखिए, गत बोर्ड बैठक में ये निर्णय हुआ था कि जो हमारा म्यूटेशन शुल्क है उसका जो 150 रुपये की जो फीस काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है उसको रेशनलाइज करके बढ़ाया जाए और बोर्ड की ही सहमति के अनुसार समिति का, पार्षदों की समिति का गठन करते हुए उन्हीं से प्रस्ताव जो है फाइनल प्राप्त करके उसको लागू किया गया था। वर्तमान में उसको लागू करने के पश्चात कई जगह से इस प्रकार का थोड़ा सा शिकायत आई है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है और इसके संबंध में इस बोर्ड बैठक में ये शुल्क में 50% की जो है छूट देने का जो है प्रस्ताव हुआ है। देखिए, गत बोर्ड
और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्यों पर स्थानीय दुकानदारों और तीर्थ पुरोहितों के साथ हक हकूकधारियों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन के तहत 1 महीने से अधिक समय से कार्मिक अनशन शुरू किया है, लेकिन अब तक उनके किसी मांग पर कोई ठोस लंबे समय से सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय निवासियों को बिना कोई नोटिस दिए वहां से हटाया जा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बताया कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी धर्मनगरी में आजीविका चलाने वाले लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। तो मथुरा दत्त जोशी ने सरकार को घेरा और कहा कि धर्म के नाम पर सियासत करने वाले लोग यहां पे लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर मास्टर प्लान संघर्ष समिति यहां धरना दे रही है और सरकार जल्द से जल्द समिति की 11 सूत्रीय मांगों पर निर्णय ले, कांग्रेस ने कहा। और बद्रीनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कई सवाल उठाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिनके हितों के लिए चाहे बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ हो, आप नई तरीके से बसाने की बात कर रहे हो। आज उन्हीं के हितों पर इस सरकार ने कुठाराघात किया है और पंडा पुरोहित बद्रीनाथ में कृमिक अनशन में थे और आज 4 दिन से आमरण अनशन में बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जो सरकार धर्म के आधार पर राजनीति करती हो, धर्म के नाम पर राजनीति करती हो, संप्रदाय के नाम पर राजनीति करती हो, आज उसी सरकार ने निश्चित रूप से बद्रीनाथ के पंडा पुरोहितों के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया है, उनके हितों पर चोट करने का काम किया है और उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान चल रहा है। मास्टर प्लान में यहाँ पे कार्यरत जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह आ खड़ा हुआ है, क्योंकि उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो किसी भी रूप में ना तो संवैधानिक रूप से सही हैं और ना ही इंसानियत के रूप से सही है, क्योंकि यहाँ पे घरों को बिना किसी परमिशन के और बिना किसी नोटिस के और बिना किसी नीति निर्धारित नीति के उनको तोड़ दिया गया है। और जिन लोगों के घर टूटे हुए हैं उनको अभी तक किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा कोई भी लिखित तौर पे आश्वासन या किसी भी लिखित तौर पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है उनको। आज हमारा कर्मी पेंशन का 35वां दिन जारी है, कर्मी पेंशन। और अभी केवल प्रशासन से, उत्तराखंड प्रशासन से केवल 2 बार ही यहाँ पे आए हैं अधिकारी लोग, और हमने उनको अपनी जो हमारा दर्द है, पीड़ा है, सारा बताया उनको। और हमारी ये जो 10-11 सूत्रीय मांग हैं, इसमें हमने उनको लेटर दिया है। उन्होंने कहा हमको लेटर दीजिए, हम तो अक्षम हैं आपकी मांगों को मानने में, हम आपकी मांग प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, पर अभी तक प्रधानमंत्री तक हमारी मांगें पहुंची नहीं है। और मसूरी से 15 किलोमीटर दूर दुधली भद्रराज पहाड़ी पर स्थित भगवान बलराम के मंदिर में लगने वाला 2 दिवसीय भद्रराज मेला संपन्न हो गया। मेले में जौनसार और पचवादून, जौनपुर, मसूरी, विकासनगर और देहरादून समेत कई इलाकों के हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान बलभद्र का दुग्ध अभिषेक किया। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। ये उत्तराखंड में भगवान बलराम का एकमात्र मंदिर है और मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भद्रराज का दूध, घी, मक्खन और दही से अभिषेक किया। साथ ही पशुधन की सुरक्षा एवं परिवार की खुशहाली की कामना की। वहीं लोक कलाकारों की प्रस्तुति पर लोग जमकर थिरके। तो 2 दिवसीय भद्रराज मेले का समापन हो गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पे पहुंचे, दुग्ध अभिषेक किया, आस्था का सैलाब यहां पे देखा गया और श्रद्धालुओं ने भगवान भद्रराज के दर्शन किए, पूजन किया। भद्रराज गौरव सम्मान से सम्मानित भी किया गया और मेले में लोक कलाकारों की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया, श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने दर्शन किए, दुग्ध अभिषेक किया। मेला हर वर्ष जुड़ता है
और अनंत काल से जुड़ता आ रहा है। 16 और 17 अगस्त को ये मेला होता है। संक्रांति के दिन भगवान की विशेष पूजा अर्चना का दिन होता है। दूर दूर से लोग आते हैं, घी, दूध, मक्खन, रोट, हलवा लेकर के भगवान को चढ़ाते हैं और अपनी कामनाएं भगवान से कहते हैं, अपनी मनोकामनाएं भगवान से कह करके अपने भगवान का आशीर्वाद लेकर घर की ओर प्रस्थान करते हैं। ये मेला सांस्कृतिक मेला भी है और एक आध्यात्मिक मेला भी है। ये भद्राज भगवान है, बलराम जी इनका नाम है। इनको संकर्षण, बलदाऊ, बलदेव, बलभद्र, भद्राज अनंत नामों से जाना जाता है। मेला हर वर्ष जुड़ता है और अनंत काल से सदियों की उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और भद्राज जो मेला है, जो संक्रांति का जो मेला होता है, वार्षिक पूजा, एक सदियों से चल रहा है, हजारों वर्षों से चल रहा है। आज का मेला इसलिए महत्वपूर्ण, दो बातों में महत्वपूर्ण है। एक तो भद्राज मंदिर समिति ने भद्राज मंदिर के समीप एक गायों के रक्षा के लिए, गायों के संरक्षण के लिए गौशाला के निर्माण का निर्णय लिया है कि भद्राज मंदिर समिति एक यहाँ पर गौशाला का निर्माण करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।